दुनिया में कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिनके बारे में आप हर जगह सुनते हैं। हाँ बिल्कुल। एयरपोर्ट बुक स्टोर से लेकर इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स की स्टोरी तक, मतलब ऐसा लगता है कि हर कोई उन्हें पढ़ रहा है। और जेम्स क्लर्क की एटॉमिक हैबिट्स तो शायद उस लिस्ट में सबसे ऊपर है। बिल्कुल। और मुझे हमेशा से ये जानने की उत्सुकता रही है कि आखिर इस किताब में ऐसा क्या है जो लोग इसे लाइफ चेंजिंग तक कह देते हैं। तो आज हम इस किताब को पूरी तरह से डिकंस्ट्रक्ट करेंगे। हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो इसके कोर आइडियाज, इसकी ताकत और हाँ, इसकी कुछ तीखी आलोचनाओं पर भी रोशनी डालते हैं। आज हमारा मिशन सिर्फ ये समझना नहीं है कि किताब में क्या है, बल्कि ये पता लगाना है कि भाई एटॉमिक हैबिट्स सच में आदतें बदलने के लिए क्रांतिकारी गाइड है या फिर ये पहले से मौजूद ज्ञान का एक बहुत ही शानदार मार्केटिंग पैकेज है। एकदम सही। चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। तो शुरू करते हैं इसके सबसे बड़े विचार से। बड़े बदलाव छोटी छोटी आदतों से आते हैं। सुनने में तो बहुत आसान लगता है ना? बिल्कुल। और मेरे ख्याल से यही इसकी खूबसूरती है। क्लियर का जो मेन आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि हम लक्ष्यों पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं और सिस्टम पर बहुत कम। हाँ, ये तो है। हम सब मतलब पतला होना चाहते हैं या एक किताब लिखनी है, लेकिन हम उस रोजाना के सिस्टम को बनाने में फेल हो जाते हैं जो हमें वहां तक पहुंचाएगा। सही। किताब साफ कहती है कि अपनी इच्छा शक्ति पर भरोसा करना छोड़ दो और अपने माहौल और अपने सिस्टम को डिजाइन करो। और इसी सिस्टम को डिजाइन करने के लिए वो हैबिट लूप का एक फ्रेमवर्क देते हैं। हम में से कई लोग चार्ल्स डुहिग वाला। हाँ बिल्कुल, चार्ल्स डुहिग की द पावर ऑफ हैबिट से हैबिट लूप यानी क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड के बारे में जानते हैं। जेम्स क्लियर इसी मॉडल को लेते हैं और उसे 4 हिस्सों में बांटकर और ज्यादा एक्शनेबल बना देते हैं। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड। हाँ, संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया और इनाम। आपको क्या लगता है ये क्रेविंग का जो एडिशन है वो कितना महत्वपूर्ण है? ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये क्यों का जवाब देता है। देखिए, डुहिग का मॉडल बताता है कि आदत कैसे काम करती है, लेकिन क्लियर का क्रेविंग वाला हिस्सा हमें यह समझाता है कि हमें उस आदत की जरूरत महसूस ही क्यों होती है। अच्छा। वो क्रेविंग ही असली मोटिवेशन है। संकेत सिर्फ एक ट्रिगर है, पर लालसा उस इनाम से जुड़ी होती है। ये एक छोटा सा मतलब मामूली सा बदलाव लगता है, लेकिन ये हमें आदत के मनोविज्ञान को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। और इसी लूप पर आधारित है उनके मशहूर 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज। अच्छी आदत के लिए मेक इट ऑब्वियस, मेक इट अट्रैक्टिव, मेक इट इजी और मेक इट सैटिस्फाइंग। और बुरी आदत के लिए इसका ठीक उल्टा। पर क्या ये असल जिंदगी में इतना आसान है? जैसे पहला नियम है मेक इट ऑब्वियस, यानी इसे स्पष्ट बनाएं। अगर किसी को सोशल मीडिया की लत है तो आज की दुनिया में उसके संकेत तो हर जगह हैं। हर जगह फोन, लैपटॉप, दोस्तों की बातें, कोई उन्हें छिपा कैसे सकता है? ये सलाह असल में कितनी प्रैक्टिकल है? आपका सवाल बहुत अच्छा है और ये किताब की एक सीमा की ओर भी इशारा करता है। क्लियर का फ्रेमवर्क बहुत साफ है, लेकिन ये हर स्थिति में जस का तस लागू नहीं होता। सोशल मीडिया के मामले में आप शायद संकेतों को पूरी तरह से छिपा नहीं सकते, लेकिन आप उन्हें कम स्पष्ट जरूर बना सकते हैं। जैसे फोन से सोशल मीडिया ऐप्स हटा देना और सिर्फ ब्राउजर से इस्तेमाल करना। ये एक रुकावट पैदा करता है। तो मेक इट डिफिकल्ट वाला जो नियम है वो यहाँ काम आता है। अच्छा, तो ये नियम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं? बिल्कुल, ये अलग अलग नहीं है, लेकिन हाँ, आपकी बात सही है। कुछ आधुनिक आदतें इतनी ज्यादा फैली हुई हैं कि इन नियमों को लागू करने के लिए बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी और मतलब मेहनत की जरूरत पड़ती है। यहाँ एक और आइडिया है जिस पे मुझे बात करनी है, और वो है पहचान आधारित आदतें, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। हाँ, ये किताब का सबसे मजबूत हिस्सा है शायद। मुझे भी यही लगता है। किताब कहती है कि लक्ष्य एक मैराथन दौड़ना नहीं होना चाहिए, बल्कि एक धावक बनना होना चाहिए। ये सुनने में बहुत पावरफुल लगता है। पर क्या ये एक तरह का पेज, एक जाल भी हो सकता है? मतलब अगर कोई खुद को कहने लगे मैं एक एथलीट हूं, पर 2 दिन जिम जाकर छोड़ दे, तो क्या ये पहचान का बोझ उसे और ज्यादा डीमोटिवेट नहीं कर देगा? क्या ये रणनीति उल्टी भी पड़ सकती है? बिल्कुल पड़ सकती है। और ये इस आइडिया का दूसरा पहलू है जिस पर किताब में ज्यादा बात नहीं की गई है। अच्छा। जब आपकी हरकतें आपकी बनाई हुई पहचान से मेल नहीं खाती, तो ये एक तरह का क्या कहते हैं, कॉग्निटिव डिसोनेंस पैदा करता है, जो बहुत असहज हो सकता है। हाँ बिल्कुल। इंसान या तो अपनी हरकतें बदलता है या फिर अपनी पहचान, और ज्यादातर मामलों में पहचान को छोड़ देना आसान होता है। तो फिर ये काम कैसे करता है? क्लियर का तर्क ये है कि हर छोटी आदत आपकी नई पहचान के लिए एक वोट है।
2 मिनट की दौड़ भी एक वोट है कि मैं एक धावक हूं। लेकिन अगर आप वोट डालना ही बंद कर दें तो वो पहचान बिखर जाती है। अच्छा। तो हाँ, इसमें जोखिम है, लेकिन इसका मकसद छोटे छोटे कामों के जरिए धीरे धीरे उस पहचान को मजबूत करना है, ना कि सिर्फ एक दिन घोषणा कर देना। ठीक है, तो ये सिस्टम बहुत सोच समझकर बनाया गया है और शायद यही इसकी लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण है, इसकी व्यावहारिकता। हाँ, ये सिर्फ थियरी नहीं है। इसमें हैबिट स्टैकिंग या 2 मिनट रूल जैसे बहुत ठोस टूल्स हैं। ये 2 मिनट रूल वाली बात मुझे हमेशा बहुत मजेदार लगती है। किसी भी आदत को 2 मिनट के वर्जन से शुरू करो। जैसे रोज योग करना बन जाता है अपनी योग मैट बिछाना। हाँ, और ये सीधा हमारे दिमाग के डोपामीन रिवॉर्ड सिस्टम से जुड़ा है। जब हम कोई काम शुरू करते हैं, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, तो हमारा दिमाग उसे एक जीत की तरह देखता है और थोड़ा सा डोपामीन रिलीज करता है। सही। 2 मिनट रूल शुरुआत करने की मुश्किल को लगभग खत्म कर देता है। क्लियर का जीनियस इस न्यूरोसाइंस को एक ऐसे सरल नियम में बदलना है जिसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। ये अकादमिक ज्ञान को सड़क पर लाने जैसा है। बिल्कुल। ये हैबिट स्टैकिंग वाली बात भी मजेदार है। मैंने इसे खुद ट्राई किया था। हर सुबह कॉफी बनाने के बाद 5 मिनट मेडिटेशन करने की आदत। और शुरू में तो सब ठीक था, पर 1 हफ्ते बाद मेरी कॉफी मशीन ही खराब हो गई। मेरा पूरा स्टैक बिखर गया। हाँ, ये एक बेहतरीन उदाहरण है। इससे पता चलता है कि ये सिस्टम कितने नाजुक हो सकते हैं। और ये दिखाता है कि आदतें सिर्फ हमारे अंदर नहीं होती, वे हमारे माहौल और हमारे उपकरणों से भी जुड़ी होती हैं। आपकी कॉफी मशीन आपकी मेडिटेशन की आदत का एक हिस्सा बन गई थी। सही बात है। और यही वजह है कि ये किताब इतनी प्रैक्टिकल लगती है। लेकिन इसी व्यावहारिकता में इसकी सबसे बड़ी आलोचना भी छिपी है। कुछ लोग कहते हैं कि ये चीजों को जरूरत से ज्यादा सरल बना देती है। हाँ, मैं इसी पर आ रही थी। एक बड़ी आलोचना ये है कि किताब में कोई भी आइडिया नया नहीं है। ये तो है। ये सब पहले से मौजूद रिसर्च का एक कलेक्शन है। चार्ल्स डुहेग, बीजे फॉग, इन लोगों ने ये काम पहले ही कर दिया था। तो क्या एटॉमिक हैबिट्स सिर्फ एक अच्छी पैकेजिंग है? ये एक बहुत ही जायज आलोचना है। अगर कोई व्यवहार विज्ञान पढ़ता आ रहा है तो उसे इस किताब में शायद ही कुछ ऐसा मिलेगा जो उसने पहले कभी ना सुना हो। तो फिर दूर तक देखा है तो इसलिए कि मैं दिग्गजों के कंधों पर खड़ा था। जेम्स क्लियर भी वही कर रहे हैं। उनका योगदान नया ज्ञान बनाना नहीं, बल्कि बिखरे हुए ज्ञान को एक सुलभ, एक्शन ओरिएंटेड फ्रेमवर्क में पिरोना है। कई बार सबसे उपयोगी चीज एक नया आविष्कार नहीं होती, बल्कि एक अच्छा नक्शा होता है। और ये किताब एक नक्शा है। हाँ, एक अच्छा नक्शा। मुझे ये एनालॉजी पसंद आई। लेकिन एक और आलोचना है कि ये नक्शा कुछ तरह के इलाकों के लिए काम नहीं करता। मतलब ये किताब रोजमर्रा की आदतें जैसे जिम जाना या जल्दी उठना बनाने के लिए तो बेहतरीन है, लेकिन उन आदतों का क्या जो गहरी मनोवैज्ञानिक समस्याओं से जुड़ी हैं, जैसे नशा या डिप्रेशन। हाँ बिल्कुल, डिप्रेशन या एंग्जाइटी से जुड़ी आदतें। क्या 2 मिनट रूल इन पर भी लागू हो सकता है? किताब इस पर लगभग चुप है। और ये इसकी सबसे बड़ी सीमा है। इसे कुछ आलोचक पॉप साइकोलॉजी बनाम डीप साइंस का मामला मानते हैं। अच्छा। ये किताब आदतों के व्हाट और हाउ पर शानदार काम करती है, लेकिन वाई की गहरी परतों में नहीं जाती। ये नहीं पूछती कि किसी को शराब की लत क्यों लगी या कोई इंसान प्रोक्रेस्टिनेशन के चक्कर में क्यों फंसा है। ये मानकर चलती है कि आपके पास एक अच्छी आदत बनाने की इच्छा है और आपको बस सही टूल्स चाहिए। लेकिन जब आदत किसी गहरे जख्म या ट्रॉमा का नतीजा हो तो सिर्फ सिस्टम बदलने से काम नहीं चलता। आपको वो जख्म को भी भरना पड़ता है। बिल्कुल, जिसके लिए थेरेपी या ज्यादा गहरी मनोवैज्ञानिक मदद की जरूरत होती है। तो ये एक तरह से फर्स्ट एड किट की तरह है, सर्जरी किट की तरह नहीं। बिल्कुल सही कहा। ये रोजमर्रा की चोटों और सुधारों के लिए एक बेहतरीन फर्स्ट एड किट है। लेकिन अगर हड्डी टूट गई हो तो आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। ये किताब ये नहीं कहती कि ये हर समस्या का समाधान है, लेकिन इसकी मार्केटिंग कभी-कभी ऐसा महसूस कराती है। तो जब हम इन सारी ताकतों और कमजोरियों को एक साथ देखते हैं तो एक तस्वीर उभर कर आती है कि असल में ये टूल किट किस तरह के इंसान के लिए डिजाइन किया गया है। हाँ, साफ है कि ये उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो व्यक्तिगत विकास की दुनिया में नए हैं और जिन्हें एक सीधा साधा एक्शन ओरिएंटेड प्लान चाहिए। हाँ, या वो लोग जो अपनी जिंदगी के किसी एक हिस्से जैसे काम की प्रोडक्टिविटी या सेहत में सुधार करना चाहते हैं और अभिभूत महसूस कर रहे हैं। ये उन्हें एक शुरुआती बिंदु देता है। सही। जो लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं और काम शुरू नहीं कर पाते, उनके लिए 2 मिनट रूल जैसा आइडिया तो गेम चेंजर हो सकता है। और शायद ये उन लोगों के लिए उतनी अच्छी नहीं है जो पहले से ही व्यवहार विज्ञान को समझते हैं या जो किसी विषय की अकादमिक गहराई में जाना पसंद करते हैं। हाँ, उन्हें ये दोहराव वाली और थोड़ी सतही लग सकती है। सही बात है।
अगर आप आदत निर्माण के पीछे की न्यूरोबायोलॉजी पर एक अकादमिक पेपर की उम्मीद कर रहे हैं तो ये किताब आपको निराश करेगी। और अगर आप अपनी जिंदगी की बहुत ही जटिल और भावनात्मक चुनौतियों का हल ढूंढ रहे हैं तो ये शायद नाकाफी महसूस हो। ये एक कोच है, थेरेपिस्ट नहीं। एक कोच है, थेरेपिस्ट नहीं। बहुत अच्छी बात कही। तो कुल मिलाकर जब हम अपने शुरुआती सवाल पे वापस आते हैं कि क्या ये एक क्रांतिकारी गाइड है या एक शानदार मार्केटिंग पैकेज, तो जवाब शायद इन दोनों के बीच में कहीं है। हाँ, मुझे भी यही लगता है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। ये विचारों में क्रांतिकारी नहीं है, लेकिन इसकी जो प्रस्तुति है और सुलभता है उसमें जरूर क्रांतिकारी है। हाँ, इसने व्यवहार विज्ञान के जटिल सिद्धांतों को लाखों लोगों की रसोई और जिम तक पहुंचा दिया है। इसने एक ऐसा ढांचा तैयार किया है जिसे कोई भी समझ सकता है और इस्तेमाल कर सकता है, और मेरे ख्याल से ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सही है। इसका असर इसकी मौलिकता से ज्यादा इसके प्रभाव में है। बिल्कुल, ये किताब विज्ञान का कोई नया आविष्कार नहीं करती, लेकिन ये उसे एक ऐसे एक्शन टूलकिट में बदल देती है जिसे हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, कि छोटे छोटे कदमों में तोड़ देता है। हाँ, लेकिन ये भी याद रखना जरूरी है कि ये एक टूलकिट है, कोई जादू की छड़ी नहीं। बिल्कुल। जैसा कि आपके कॉफी मशीन वाले उदाहरण ने दिखाया, सिस्टम टूट सकते हैं और असल जिंदगी हमेशा सीधी साधी नहीं होती। इसकी सरलता ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। और सबसे बड़ी कमजोरी दोनों है। एकदम। तो जाते जाते सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। किताब हमें सिखाती है कि हमारी आदतें हमारी पहचान बनाती हैं, पर इसका उल्टा भी तो सच हो सकता है। कभी कभी हमें अपनी पहचान को चुनौती देनी पड़ती है ताकि हम अपनी बुरी आदतों को छोड़ सकें। दिलचस्प है। तो सवाल ये है, अगर हर छोटा काम उस व्यक्ति के लिए एक वोट है जो हम बनना चाहते हैं, तो आज का वो कौन सा एक छोटा सा काम हो सकता है जो उस पहचान के लिए सबसे महत्वपूर्ण वोट डालेगा?